साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, बी ऑप्शन राज्यपाल की नियुक्ति से, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, जबकि डी ऑप्शन है चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। डी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 का संबंध है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है, हालांकि प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला एक्सरसाइज अजय वारियर 23 किससे संबंधित है। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास से, बी ऑप्शन है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास से, सी ऑप्शन है भारत और अमेरिका वायुसेना अभ्यास से, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा भारत यूके सेना अभ्यास से। एक्सरसाइज अजय वारियर 23 का संबंध भारत यूके सेना अभ्यास से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 शुरू हुआ। बता दें कि इस वर्ष अभ्यास का 7वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सेल्सबरी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। अजय वारियर भारत का यूनाइटेड किंगडम के साथ एक द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ए ऑप्शन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, बी ऑप्शन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वित खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में जयपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। अगला पॉइंट, इसे 2 योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गैर कृषि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एकल नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना APY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हो जाएगा, यह भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्देशित है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य 60 वर्ष की आयु में ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर एक निश्चित न्यूनतम पेंशन द्वारा प्रदान करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, एक
केवल एक सही, दूसरा है बी ऑप्शन हो जाए केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही हैं। हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 5.2 या 520 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन कार्यक्रम है। इसे पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट, इसे पात्र भारतीयों विशेष रूप से गरीब समाज के कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित और नियंत्रित है। इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रूप में आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राहत यमन संघर्ष है, मैत्री नेपाल भूकंप, गंगा सूडान संघर्ष। उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है? ए ऑप्शन है केवल एक और दो, बी ऑप्शन केवल दो और तीन, सी ऑप्शन केवल एक और तीन, डी ऑप्शन एक दो और तीन। तो इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक और तीन, एक और दो सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सूडान की सैन्य सरकार के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। संकट की इस स्थिति में सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अब तक इस संदर्भ में कई देशों में ऐसे ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था, जब यमन सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था, जबकि ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, एक नंबर कपास, दूसरा नंबर मूंगफली, तीसरा नंबर है चावल और चौथा फसल है गेहूं। उपर्युक्त में से खरीफ की फसलें कौन हैं, या उपरोक्त में कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं? ए ऑप्शन केवल एक और चार, बी ऑप्शन केवल दो और तीन, सी ऑप्शन एक दो और तीन, डी ऑप्शन है केवल दो, तीन और चार। खरीफ की फसल कपास, मूंगफली और चावल है, जबकि गेहूं रबी की फसल है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2023-24 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के आंकड़े जारी किए। बता दें कि भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, जायद और खरीफ। खरीफ की फसलें देश में विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। इन फसलों में कुछ उदाहरण चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन हैं। रबी की फसल की सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। इन फसलों में कुछ उदाहरण गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं। जबकि रबी और खरीफ की फसल बीच में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के शुष्क होने के कारण इस समय मुख्य रूप से ऐसी फसल उगाई जाती है जो पानी का अधिक से अधिक संचय करती हैं। इस फसल के कुछ उदाहरण खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन,
के द्वारा, बी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा, सी ऑप्शन ग्रीन पीस के द्वारा और डी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 जारी की। यह रिपोर्ट विभिन्न जलवायु संकेतकों पर केंद्रित रही। इसमें शामिल है ग्रीन हाउस गैस तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागर की गर्मी और अम्लीकरण, समुद्री बर्फ और ग्लेशियर आदि। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2022 वर्ष 1850 के बाद रिकॉर्ड किए गए 8 सबसे गर्म वर्ष थे। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि ग्लोबल मीन सी केवल 2022 में बढ़ना जारी रहा, जो सैटेलाइट अल्टीमीटर रिकॉर्ड के लिए एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अगला प्रश्न है विश्व पशु चिकित्सा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है इस वर्ष की थीम पशु चिकित्सा पेशे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पहली बार 29 अप्रैल 2000 को विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। तब से यह हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस बार यह 29 अप्रैल को मनाया गया। इसमें पशु चिकित्सा के एक विशिष्ट पहलू को उजागर करने के लिए हर साल एक अलग थीम चुनी जाती है। अगला पॉइंट है इस वर्ष इसकी थीम पशु चिकित्सा पेशे पर विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है या बढ़ावा देना रही। अगला प्रश्न पीएम श्री योजना का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक केंद्र प्रयोजन योजना है। दूसरा कथन है इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। पीएम श्री योजना का संबंध केंद्र प्रयोजन योजना है। दूसरा भी कथन सही है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6,448 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत उन्नयन के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे केंद्रीय कैबिनेट ने 7 सितंबर 2022 को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करेंगे और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरेंगे। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और मॉनिटर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ईरान, ओमान और यमन। उपर्युक्त में से किस देश की सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है? ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन 1, 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2। ओमान की खाड़ी से ईरान और ओमान की सीमा लगती है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ एक मार्शल द्वीप ध्वज वाले तेल टैंकर
को जब्त किया। गौरतलब ये है कि ओमान की खाड़ी या ओमान सागर की खाड़ी या मकरान सागर के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ये हिंद महासागर से फारस की खाड़ी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। यह अरब सागर के होर्मुज जलडमरू मध्य से जोड़ती है। अगला पॉइंट, यह उत्तर के पाकिस्तान एवं ईरान, पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण में ओमान से घिरी हुई है। बताते चलें कि होर्मुज जलडमरू और ओमान की खाड़ी के मध्य से दुनिया का लगभग 1/3 तेल निर्यात किया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, बी ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, जबकि डी ऑप्शन है विश्व बैंक के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।